असलम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम कुछ सोशोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि जनरल सोशोलॉजी में से होंगे। फर्दर इसके और पार्ट्स में मैं आगे अपलोड करूँगी। तो पार्ट 1 में जो एमसीक्यूज़ हैं आज हम उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कि हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ सोशोलॉजी। फादर ऑफ सोशोलॉजी जो है हम अगस्त कॉम्टे को कंसिडर करते हैं। फादर ऑफ सोशोलॉजी अगस्त कॉम्टे है। मदर ऑफ सोशोलॉजी की बात करें तो हैरियट मार्टिनियो को हम मदर ऑफ सोशोलॉजी कहते हैं। आगे सोशोलॉजी के 3 इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट, एक कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और एक सिंबॉलिक इंट्रैक्शन पर्सपेक्टिव। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है उसके फादर कार्ल मार्क्स है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट के फादर इमानुएल डर्कहाइम को कंसिडर किया जाता है। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज है, द टर्म सोशियोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन विच ईयर। तो सोशियोलॉजी की जो टर्म है ये 1838 में फ़र्स्ट टाइम अगस्त कॉम्टे ने जो है फ्रांस में कॉइन की थी अपनी एक बुक कोर्स इन पॉजिटिव फ़िलासफ़ी में। ठीक है, फ्रांस में फ़र्स्ट टाइम 1838 में अगस्त कॉम्टे ने कोर्स इन पॉजिटिव फ़िलासफ़ी में सोशियोलॉजी की टर्म को कॉइन किया था और सोशियोलॉजी का फ़र्स्ट नेम था सोशल फ़िज़िक्स। सोशल फ़िज़िक्स से चेंज करके अगस्त कॉम्टे ने सोशियोलॉजी रखा और सोशियोलॉजी दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनाया गया, सोशियस और लॉजी। सोशियस जो है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया और लॉजी जो है वो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ, ये एक ग्रीक वर्ड है। तो सोशियोलॉजी जो है वो लैटिन और ग्रीक वर्ड से लिया गया है, सोशियस और लॉजी। और यहाँ पे अगर आपके पास ऑप्शन 1838 ना हो तो 1839 होगा। यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, कुछ बुक्स में 1838 और कुछ में 1839 है। तो इनमें से फिर कोई एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा, या 1838 या फिर 1839। उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज है, विच सोशोलॉजिस्ट इज़ नोन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमी। एनोमी का जो कॉन्सेप्ट है वो इमानुएल डर्कहाइम ने दिया था। एनोमी हम बोलते हैं स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस को। ठीक है, यानी किसी सोसाइटी में नॉर्मलेसनेस होगी उस स्टेट को हम एनोमी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि 1893 में पब्लिश हुआ था। उस वक्त में उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था और फर्दर उसको फिर एक्सटेंड किया था अपने वर्क सुसाइड में, जो कि 1897 में उन्होंने प्रेजेंट किया था। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज है, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द बुर्जुआजी रेफर्स टू। कार्ल मार्क्स ने दो टर्म्स कॉइन की थी, आप कह लें दो क्लास सिस्टम बताए थे, एक बुर्जुआजी और एक प्रोलिटेरिएट। बुर्जुआजी जो है ये कैपिटलिस्ट क्लास है, ये ऑनर्स हैं, ये हैव्स हैं, इनके पास मींस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, यानी ये अपर क्लास के लोग हैं। और जो प्रोलिटेरिएट क्लास है वो वर्किंग क्लास होते हैं, उनके पास कोई मींस ऑफ प्रोडक्शन नहीं होते बल्कि वो अपनी लेबर को सेल करके पैसे कमाते हैं। तो ये दो क्लासेस हैं, ये अपर क्लास है और ये लोअर क्लास है। तो कार्ल मार्क्स ने ये जो टर्म दी थी इसका मतलब है द कैपिटलिस्ट क्लास। उसके बाद फिफ्थ एमसीक्यूज़ है, मैक्स वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ वर्स्टन रेफर्स टू। वर्स्टन का जो कॉन्सेप्ट है जो कि मैक्स वेबर ने दिया था, इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग सोशल बिहेवियर। ये एक तरह का टूल होता है जिसके ज़रिए से आप लोगों के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हो। ये एक जर्मन वर्ड है जो कि मैक्स वेबर ने कॉइन की थी, जिसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग या इंटरप्रिटेशन। उसके बाद सिक्स एमसीक्यूज़ है, इमानुएल डर्कहाइम स्टडी ऑन सुसाइड हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ। अच्छा, इमानुएल डर्कहाइम ने सुसाइड एक थेरी दी थी जिसमें उन्होंने 4 तरह की टाइप्स दी थी सुसाइड की, इगोइस्टिक, ऑल्ट्रुइस्टिक, एनोमिक और फैटलिस्टिक। ये जो 4 टाइप्स हैं उन्होंने इंटीग्रेशन और रूल्स और रेगुलेशंस की बेसिस पे दी थी। इगोइस्टिक और ऑल्ट्रुइस्टिक सुसाइड जो है ये इंटीग्रेशन की बेस पे है। इगोइस्टिक वीक इंटीग्रेशन की वजह से लोग सुसाइड करते हैं और स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन की वजह से जब लोग सुसाइड करते हैं तो वो ऑल्ट्रुइस्टिक होती है। और रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से फैटलिस्टिक और एनोमिक सुसाइड है। जब रूल्स और रेगुलेशंस किसी सोसाइटी में वीक हो जाते हैं तो इनोमिक सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं लोग, और जब रूल्स और रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं तो फैटलिस्टिक सुसाइड। तो इमानुएल डर्कहाइम की जो थेरी है ये रूल्स और रेगुलेशंस की बेसिस पे है या इंटीग्रेशन की बेसिस पे है। अब यहाँ देखें ऑप्शंस में दिया हुआ है इंडिविजुअल साइकोलॉजी, इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चरल प्रैक्टिस या सोशल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सोशल इंटीग्रेशन। लेकिन अगर यहाँ पे वो सोशल इंटीग्रेशन के साथ आपको ऑप्शन देते रूल्स और रेगुलेशंस का, तो फिर वो बोथ ऑप्शंस जो हैं वो ठीक होने थे।
नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी को ऑलरेडी हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ये चार्ल्स हॉर्टन कूले ने दी थी। चार्ल्स हॉर्टन कूले ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था और ये सेल्फ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, जिसमें 3 स्टेजेस होती हैं। और उन्होंने ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर 1902 में जो अपनी बुक पब्लिश की थी, उसमें इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद 8th एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फोकस ऑफ सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म जो है ये माइक्रो पर्सपेक्टिव है। स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव मैक्रो है, जबकि ये माइक्रो है। और माइक्रो का फोकस होता है इंडिविजुअल पे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं सोशल स्ट्रक्चर, तो ये सोशल स्ट्रक्चर जो है वो फंक्शनल या कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव इनको फोकस करते हैं। जो सिंबॉलिक इंट्रैक्शन पर्सपेक्टिव है वो माइक्रो लेवल पे इंडिविजुअल पे फोकस करता है। तो ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग। ग्रुप डायनेमिक्स ग्रुप से भी जो डील करते हैं वो पहले 2 पर्सपेक्टिव करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रक्चरल, फंक्शनल। और इकोनॉमिक सिस्टम से भी ये नहीं वो करता। तो इंडिविजुअल इंट्रैक्शंस जो हैं वो सिंबॉलिक इंट्रैक्शन में आ जाते हैं। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म जो है ये एक सोशियोलॉजिकल थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करती है कि इंडिविजुअल ने किस तरीके से सिंबल्स के साथ मीनिंग को अटैच किया हुआ है, कैसे वो लैंग्वेज को यूज़ करके आपस में कम्युनिकेट करते हैं, या डिफरेंट जेस्चर, यानी वो वर्बल भी हो सकती है कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट नेम्स हैं वो जॉर्ज हर्बर्ट मीड, हर्बर्ट ब्लमर और इरविन गोफमैन का है, जो इस पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं। बाद नेक्स्ट है द टर्म सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू। यहाँ पे 2 टर्म्स है, सोशल और स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी और स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है डिवीजन। तो डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट क्लासेस। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है कि आपने सोसाइटी को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है बेस्ड ऑन द फैक्टर्स लाइक वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज वगैरह। इन बेसिस पर जब आप लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में या लेयर्स में डिवाइड करते हो तो उसको हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ओपन स्ट्रेटिफिकेशन, क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम, स्टेट सिस्टम। अच्छा, ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं मोस्टली जो है डिटेल्ड इनके लेक्चर्स मौजूद हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे भी है। अगर किसी ने डिटेल से इनको समझना है तो वो आप सर्च कर सकते हैं, वो लेक्चर्स ले लें, आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगी इनकी। बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच सोशोलॉजिस्ट एम्फेसाइज द रोल ऑफ कल्चर इन शेपिंग पर्सनैलिटी। तो इसमें है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, जिन्होंने कहा था कि कल्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पर्सनैलिटी को बनाने में। किस तरीके से हम सोशल इंट्रैक्शन, सिंबॉलिक इंट्रैक्शन और रोल टेकिंग के थ्रू हमारी पर्सनालिटी जो है वो डेवलप होती है। तो उनका मानना ये था कि इंडिविजुअल जो है वो इंट्रैक्शन करने से, जब वो अपनी नॉर्म्स और वैल्यूज़ को इंटरनलाइज करते हैं, लर्न करते हैं चीज़ों को, तो उससे जो है वो उनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन। अच्छा, 2 कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, रोल स्ट्रेन और रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल स्ट्रेन ये होता है कि जब एक ही रोल हो आपका और उसमें आपको किसी तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, वो रोल स्ट्रेन होता है। और जब मल्टीपल रोल्स होते हैं और उनको पूरा करने में आपको मुश्किलात पेश आ रही होती हैं, तो वो रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोल स्ट्रेन की अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अचानक से आपके एग्ज़ाम्स भी आ गए, आपने असाइनमेंट भी सबमिट करवानी है, आपकी प्रेजेंटेशन भी है, आप एक टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, यानी अब आप एक स्टूडेंट ही और स्टूडेंट के ही इतने सारे आपने काम करने हैं कि आप उसमें वो फेस कर रहे हो, टेंशन या स्ट्रेस फेस करना पड़ रहा है आपको, तो ये है रोल स्ट्रेन। सिंगल रोल है और उसमें आप स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हो। और रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि एक टाइम पे आप स्टूडेंट भी हो, आप टीचर भी हो, आप बेटे भी हो, आप फ्रेंड भी हो, तो आपने डिफरेंट तरह के रोल्स परफॉर्म करने हैं। तो वहाँ पे जो आपको कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल आपके दोस्त की शादी है, आपके घर में आपके पेरेंट्स बीमार हैं, आपके एग्ज़ाम्स भी आ गए हैं, और आप ट्यूशन्स देते हो बच्चों को, तो आपने उनको भी पढ़ाना है। तो ये मल्टीपल रोल में जो आपको कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ेगा, स्ट्रेस होगा, ये रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, इंडिविजुअल फेस कॉम्पिटिटिंग डिमांड्स फ्रॉम डिफरेंट रोल्स, जहाँ पे वर्ड डिफरेंट रोल्स आ जाए तो वो रोल कॉन्फ्लिक्ट है, और सेम रोल या विद इन अ रोल आ जाए तो वो रोल स्ट्रेन है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सोशलाइजेशन इज़ प्राइमरीली अ प्रोसेस थ्रू विच। सोशलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से इंडिविजुअल लर्न करता है चीज़ों को, ठीक है। यानी जो कुछ भी आप सीख रहे होते हो वो सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू सीख रहे होते हो। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए, इंडिविजुअल लर्न अबाउट देयर इकोनॉमिक स्टेटस, सोसाइटीज़ इवॉल्व ओवर टाइम, इंडिविजुअल डेवलप देयर बायोलॉजिकल ट्रेड्स। तो ये तीनों गलत हैं।
जो बी ऑप्शन है, इंडिविजुअल लर्न एंड इंटरनलाइज द नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी, करेक्ट ऑप्शन है कि सोशलाइजेशन के ज़रिए से आप चीज़ों को लर्न करते हो, सीखते हो, इंटरनलाइज करते हो। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, एंटिसिपेटरी, डीसोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन। इस पर भी एक कंप्लीट लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो इनकी डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी। उसके बाद है द टर्म कल्चरल लैग रेफर्स टू। अच्छा, अब कल्चरल लैग बेसिकली क्या होता है कि जब किसी सोसाइटी का मटेरियल कल्चर जल्दी ग्रो कर जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉन मटेरियल कल्चर, तो उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ जाता है, यानी डिफरेंस बिटवीन मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर, उसको हम बोलते हैं कल्चरल लैग। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये विलियम ऑकबर्न ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें क्या होता है कि मटेरियल कल्चर, फॉर एग्जांपल मटेरियल कल्चर क्या है कि टेंजिबल थिंग्स जिनको आप टच कर सकते हो, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बिल्डिंग्स, क्लॉथ्स, ज्वेलरी, ठीक है, फूड, ये हमारा मटेरियल कल्चर है। और नॉन मटेरियल इंटेंजिबल होता है, यानी जिसको आप टच नहीं कर सकते, ये नॉर्म्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस वगैरह होती हैं। तो कल्चरल लैग क्या है कि जब मटेरियल कल्चर जल्दी ग्रो कर जाए और नॉन मटेरियल जो है वो लोगों के वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस उस तरीके से जल्दी उनमें चेंजेस ना आ सकें, तो ये होता है कल्चरल लैग। तो इस एमसीक्यूज़ का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है स्लो एडोप्टेशन ऑफ कल्चर टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है विच थेरी फोकसेस ऑन हाउ पावर एंड इनइक्वालिटी शेप सोशल रिलेशनशिप, तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। कॉन्फ्लिक्ट थेरी बेसिकली क्या है, ये एक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो कहता है कि सोसाइटी डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एक अपर क्लास के लोग हैं, एक लोअर क्लास के लोग हैं। अपर क्लास के लोग जब वो एक्सप्लॉइट करते हैं लोअर क्लास के लोगों को, इनके दरमियान क्लैश ऑफ इंटरेस्ट पाया जाता है और जिसकी वजह से सोशल चेंज आता है और रेवोल्यूशंस आते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का बेसिक फोकस होता है पावर और इनइक्वालिटी पे, और कार्ल मार्क्स जो है इनका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है इसमें। उसके बाद 15th एमसीक्यूज है विच सोशोलॉजिस्ट इज़ नोन फॉर हिज वर्क ऑन द सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज। वैसे तो कार्ल मिनहाइम जो है उनका मेजर वर्क है सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज में, लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखें तो उनका नाम नहीं है, बल्कि यहाँ पे प्यार बॉडी जो है उनका नेम मेंशन है, तो उनका भी वर्क है। लेकिन अगर कार्ल मिनहाइम का भी यहाँ पे ऑप्शन होता तो फिर आपने उसको चूज़ करना था। अब प्यार बॉर्डियो कौन है, ये 1930 में पैदा हुए थे, 2002 में इनकी डेथ हुई। ये फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे और फिलोसफर भी थे, और इनका जो मेजर वर्क है जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं वो है कल्चरल कैपिटल। उसके अलावा यहाँ पे उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स मेंशन है, जिसमें आउटलाइन ऑफ अ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, डिस्टिंक्शन अ सोशल क्रिटिक ऑफ जजमेंट ऑफ टेस्ट, उसके बाद लैंग्वेज एंड सिम्बॉलिक पावर, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है। इसके अलावा हैबिटस एंड सिम्बॉलिक वायलेंस जो है वो इनका इम्पोर्टेंट वर्क है। तो यहाँ पे कुछ इनका जो है वो इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह मेंशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट डज डेवियंस रेफर्स टू इन सोशोलॉजी। डेवियंस क्या होता है कि आप नॉर्म्स को वायलेट करते हो, बिहेवियर दैट वायलेट सोसाइटल नॉर्म्स, बेसिकली यही डेवियंस है। डेवियंस अब पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, डेवियंस, क्राइम और सोशल कंट्रोल। डेवियंस क्या है, सोशल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस को जब आप ब्रेक करते हो तो वो डेवियंस होता है। इसमें आपको पनिशमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है कि आप वो फॉर्मल डेवियंस है या इनफॉर्मल डेवियंस है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्राइम। क्राइम क्या है कि जब आप लॉज को वायलेट करते हो तो फिर आपको स्टेट पनिश करती है, इसको हम बोलते हैं क्राइम। ठीक है, जैसे मर्डर करना, चोरी करना, ये सारे कुछ क्राइम्स हैं। उसके बाद है सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल वो मैकेनिज़्म होती हैं जिसके ज़रिए से आप सोसाइटी में नॉर्म्स, लॉज और एक्सपेक्टेशंस वगैरह को इन्फोर्स करते हो, लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करते हो पनिशमेंट्स के थ्रू, सेंक्शंस या रिवॉर्ड्स के थ्रू। यानी एक तरह से मैकेनिज़्म होता है ताकि सोसाइटी के लोगों को कंट्रोल में रखा जा सके और इस तरीके के मसलों को अवॉइड किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल लर्न देयर कल्चर इज़ नॉन एज एकल्चरेशन, असिमिलेशन, इनकल्चरेशन या इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इनकल्चरेशन। अब ये तीन टर्म्स क्या है, इनकल्चरेशन, एकल्चरेशन और असिमिलेशन। इनकल्चरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक इंडिविजुअल अपने कल्चर के बारे में लर्न करता है। जैसे एक पठान बच्चा अपनी फैमिली से पश्तो सीखता है तो वो इनकल्चरेशन है, यानी वो अपना कल्चर लर्न कर रहा है।
एकल्चरेशन क्या होता है, ये कैसा प्रोसेस होता है जिसमें आप किसी दूसरे के कल्चर को लर्न करते हो, ठीक है। यानी कुछ चीज़ों को वहाँ से लर्न करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल है, वही पठान बच्चा पंजाबियों से उसका इंटरेक्शन हुआ, वो पंजाबी लैंग्वेज लर्न कर लेगा, तो ये क्या होगा, एकल्चरेशन, यानी किसी दूसरे के कल्चर को लर्न करना। उसके बाद एसिमिलेशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हो पूरे तरीके से, यानी आप अपना कल्चर जो है वो भूल जाते हो और दूसरे का कल्चर अडॉप्ट कर लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तानी जो है वो बाहर जाता है और वो बाहर जाके पाकिस्तानी कल्चर भूल जाता है, और वो फॉर एग्जांपल यूएस गया है, तो वो वहीं के मुताबिक ही खुद को एडजस्ट कर लेता है और सेम जो उनका कल्चर है उसके मुताबिक वहाँ पे एडजस्ट करके उसी तरीके की प्रैक्टिसेस वगैरह होती हैं उसकी, तो वो असिमिलेशन होता है। इनकल्चरेशन अपने कल्चर को लर्न करना, एकल्चरेशन दूसरे के कल्चर को असिमिलेशन उस दूसरे कल्चर को इतना अडॉप्ट कर लेना कि आपके अपने कल्चर की जो आइडेंटिटी है, जो आपका ओरिजिनल कल्चर है, उसको भूल जाना। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच सोशोलॉजी स्टडीड अर्बन लाइफ एंड इट्स इम्पेक्ट ऑन सोशल बिहेवियर। तो जॉर्ज सिमल जो है उन्होंने इस पे काम किया था। जॉर्ज सिमल 1858 में पैदा हुए थे, 1918 में इनकी डेथ हुई, और ये एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे जो कि अर्बन सोशोलॉजी, सोशल इंटरेक्शन और कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फॉर्म्स की वजह से फेमस है, और उनको वन ऑफ द मॉडर्न सोशोलॉजी का फाउंडर भी कंसिडर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट डज द टर्म नॉर्म्स रेफर्स टू इन सोशोलॉजी। नॉर्म्स बेसिकली क्या है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर होते हैं, आपकी सोसाइटी आपको बताती है कि आपने किस सिचुएशन में कैसा बिहेवियर शो करना है। जो आपकी सोसाइटी की आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको हम नॉर्म्स बोलते हैं। जैसे शादी में आपने तैयार होके आना है, या किसी के जनाजे में आपने सादगी से जाना है, वहाँ के माहौल के मुताबिक आपने बिहेव करना है। तो ये नॉर्म्स हैं जो हमारी सोसाइटी में ने हमें बताया हुआ है कि किस किस सिचुएशन में आपने कैसे कैसे बिहेवियर शो करना है। तो ये आप कह लो कि इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होते हैं, या वो रूल्स होते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करते हैं। उसके बाद इसकी कुछ टाइप्स हैं, फोकवेज, मॉरेज, लॉज, टैबूज। फोकवेज जो है ये इनफॉर्मल नॉर्म्स होते हैं, कस्टम्स और ट्रेडिशंस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी से मिलते हो तो अस्सलाम वालेकुम बोलना है या शेक हैंड गिरना है, ये फोकवेज है नॉर्मल। अगर आप इनको वॉयलेट करते भी हो तो ऐसे कोई पनिशमेंट वगैरह इसमें नहीं होती। मॉरल्स जो है ये मॉरल नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, यानी ये आप एक तरह से बोल सकते हो मैनर्स होते हैं कि आपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, बदतमीज़ी नहीं करनी है, इसेंशियल्स होते हैं एक तरह से। उसके बाद लॉज़ हैं। लॉज़ जो हैं ये फॉर्मल नॉर्म्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट या लीगल सिस्टम इन्फोर्स करता है। जैसे डिफरेंट तरीके के लॉज़ हैं, क्राइम से रिलेटेड, मर्डर का अलग होगा, चोरी का अलग होगा, तो डिफरेंट लॉज़ हैं डिफरेंट क्राइम से रिलेटेड। उसके बाद है टैबूज़, ये वो बिहेवियर होते हैं जो सोसाइटी ने मना किए हुए होते हैं, मतलब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होते हैं ये वाले कुछ चीज़ें, ठीक है, तो वो टैबूज़ होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, सोशल नेटवर्क आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प इंडिविजुअल टू। अब सोशल नेटवर्क्स पहले क्या होते हैं वो देख लेते हैं। ये हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, ये डिफरेंट इंडिविजुअल के दरमियान भी हो सकते हैं, ग्रुप से भी हो सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान भी हो सकते हैं, जो कि वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज होता है इनके थ्रू। सोशल नेटवर्क्स में हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पीयर ग्रुप, कॉलीग्स, ये सारे लोग आ जाते हैं। तो सोशल नेटवर्क क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी हेल्प करते हैं एक्सेस रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन में। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट भी एमसीक्यूज़ है लेकिन उनको हम जो है वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने इनमें डिटेल्स ऐड नहीं की जैसे इन एमसीक्यूज़ में की हुई हैं, तो फर्दर उसको हम फिर पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है सोशोलॉजी के एमसीक्यूज़ पे, और मैंने कोशिश की है कि अब ये थे 20 एमसीक्यूज़, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने वैसे इसमें ऐड की हुई हैं या वैसे बता दी हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए क्या हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।